हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा साइंस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्लास स्टार्ट है एनसीईआरटी साइंस 10th का। तो इसमें आप लोग का जो कि एएलपी का वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आया और अपकमिंग वैकेंसी आप लोग को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो साइंस इस सब में तो पूछता है, तो आप लोग को साइंस के लिए मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 50% ज़्यादातर साइंस ही इसमें रेलवे में रहता है। तो आप लोग को जाके क्लास आप लोग को देखना है। आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि 10th क्लास का अभी क्लास वीडियो चल रहा है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चैप्टर उसमें 10-12 वीडियो बना चुके हैं, उसमें से 4-5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग जाके भी कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, मैं इतना गारंटी देता हूँ, यदि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बता दूं आप लोगों को कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 वाले वैकेंसी में 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो 2019 वाले वैकेंसी में ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर साइंस में फॉलो किए थे 9th और 10th का। तो अभी 10th का सीरीज स्टार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया, उसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल साथ में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मैं बताया है आप लोग को। और जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन रहता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है, अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है, तो उसका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही बताया गया है, न्यूमेरिकल के साथ और क्वेश्चन आंसर सब साथ। आप लोग वीडियो एनसीईआरटी वाला जरूर देखिए। 10th का अभी सीरीज स्टार्ट है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। चलते हैं वीडियो को, आप लोग को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग को ये चैप्टर नंबर 13 यानी 13 होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये फर्स्ट वीडियो आप लोग को डाल दिए थे पार्ट 1, तो आज पार्ट 2 होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे, जाके देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 आप लोग का होगा, जो कि विद्युत मोटर से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं। आप लोग कहाँ पिछला वीडियो पढ़ा दिए थे, कहाँ तक देख लीजिएगा। पिछला वीडियो आप लोगों को कहाँ तक हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो आज विद्युत मोटर से होगा आप लोग को। तो ये आप लोग फ्लेमिंग के लिए बता दिए थे, आप लोग को यहाँ तक पिछला वीडियो हो चुका था। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, जाकर देख लीजिएगा। उसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं और साइंस के कहाँ से पढ़ना है आप लोग को, ऑनलाइन टीचर कौन कौन सा पढ़ना है, सब के बारे में बता दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग को अभी जानते हैं कि एलपी में भी वैकेंसी बढ़ गया, टेक्नीशियन में भी बढ़ने का न्यूज़ आ रहा है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए पूरा ईमानदारी से, ताकि आप लोग को सिलेक्शन हो जाए। ये ना कि एग्ज़ाम वैकेंसी बढ़ गया तो फिर आप लोग को तैयारी थोड़ा कम कर देना, कम नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा ही करना है, तब आप लोग को जाके सिलेक्शन होगा। तो आप लोग पढ़िए मन लगा के। यही साइंस आप लोग को हर जगह मिलेगा, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर जगह आप लोग को यही न्यूमेरिकल, यही साइंस का क्वेश्चन मिलेगा एकदम सेम टू। तो आप लोग का विद्युत मोटर आज से स्टार्ट होगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जूम थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि आप लोग को बाद में वीडियो में दिक्कत होता है नोट्स बनाने में। जैसे विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन गया आप लोग का कि विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत मोटर कहाँ लगता है। विद्युत पंखा तो लगेगा ही, पंखा में, रेफ्रिजरेटर में लगता है, विद्युत मिश्रकों में लगता है, वॉशिंग मशीन में लगता है, कंप्यूटर में लगता है, MP3 में लगता है, और MP3 प्लेयरों में लगता है, यानी आदि में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है। तो आगे आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन इसी तरह करके आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को यहीं बीच में से पूछेगा। इस तरह नहीं रहता है कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बना के देता है। एनसीईआरटी में बीच में से ही आप लोग को पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ क्या है कि विभक्त विलय है, जो कि नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ साइड, साउथ साइड। तो आप लोग को यहाँ थोड़ा आप इसके बारे में समझना चाहते हैं विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है, तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के पूरा। तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। मैं थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको पढ़ा देता हूँ पहले। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी है आप लोग को फिगर भी दिया गया है, तो आप लोग को ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मैं थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ, ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो, आप लोग को ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। जैसे अब बोला कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे
द्विक परिवर्तक कहते हैं। द्विक परिवर्तक का परिभाषा क्या है? द्विक परिवर्तक का परिभाषा जैसे वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है। क्या करता है? प्रवाह, उसका प्रवाह को यानी बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विक परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में क्या करता है? विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। कौन? विद्युत मोटर में क्या बोला? विभक्त वलय जो है क्या करता है? विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। जैसे विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाएं ए बी तथा सी डी जो कि फिगर में दिखाया गया है उसके बारे में बोला गया है। ए बी तथा सी डी के बारे में बोला गया था, आप फिगर पढ़े होंगे तो देख लीजिए। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरा का निरंतर घूर्णन रहता है, जो कि क्या करता है? प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित क्या होता है? उसको दोहराता रहता है क्रम के अनुसार। उसके आगे क्या बोला गया? व्यावसायिक मोटरों में जैसे व्यावसायिक मोटरों में अस्थायी चुंबक का स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोग को। जैसे व्यावसायिक मोटरों में क्या करेगा? अस्थायी चुंबक तो माना ही रहता है, पूछेगा अस्थायी चुंबक का स्थापन कौन सा चुंबक रहता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? जो भी विद्युत धारावाही है वहाँ पे कुंडली में फेरों की संख्या अधिकतम होती है, तभी तो कोई विद्युत ज़्यादा जाएगी। कुंडली में नर्म लोहे क्रोड पर लेपटी जाती है। कुंडली में क्या क्या आता है? नर्म लोहे। कौन सा बोलेगा? कुंडली में कौन सा लोहे रहता है? तो नर्म लोहे क्रोड पर लेपटी जाती है। वह नर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली का लेपटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। क्या बोलेगा? दोनों मिलकर क्या कहलाता है? पूछ लेगा क्वेश्चन तो। दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। इससे मोटर की शक्ति में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बोला गया है जैसे नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आप विद्युत मोटर खत्म हो गया, विद्युत मोटर के बाद आ गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या आ गया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये क्वेश्चन पूछता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, आप लोग समझिएगा थोड़ा। जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या बोला? किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, क्या बोला? चालक में जैसे प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत हो तब क्या करेगा? चालक एक बल का अनुभव करेगा। ये ऐसे नहीं करेगा, बल का अनुभव करता है। इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है अथवा किसी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा? तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। किसका? इसी का। क्या किया था? सर्वप्रथम अध्ययन कब किया था? 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे की इस खोज ने की, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसने खोज की थी? फैराडे ने किया था। क्या किया था? फैराडे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। किसी गतिशील चुम्बक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? वैज्ञानिक क्षेत्र की एक नई दिशा प्रदान की इस प्रभाव को अध्ययन करने के लिए आइए हम क्रियाकलाप को आगे समझते हैं। उसके बाद बोला गया जैसे ये क्या है? जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो ये एक चुम्बक है। चुम्बक का कुंडलीय की ओर, चुम्बक की क्या नॉर्थ साइड और साउथ साइड, जैसे ये है साउथ, ये आप लोग को नॉर्थ। तो चुम्बक की कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली के परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा अंकित किया जाता है। कौन किया जाता है? गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के सुई के विक्षेप द्वारा अंकित किया जाता है। इसका धारा उत्पन्न होगा तो कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर इसका बता देगा। तो आप लोग को यहाँ थोड़ा समझना है तो पढ़ लीजिएगा इसको पूरा, ये वाला लाइन को। चलते हैं हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा गया? जैसे नेक्स्ट में है कि आप यह जांच कर सकते हैं कि यदि आप चुम्बक के दक्षिण ध्रुव, क्या बोले? दक्षिण ध्रुव की कुंडली को 20 सिरे की ओर गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपण पहली स्थिति जिसमें उत्तर ध्रुव का उपयोग किया गया था के विपरीत होगा। कैसे करेगा? दोनों ध्रुव के विपरीत ही होगा। जब कुंडली तथा चुम्बक दोनों स्थिर होते हैं तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता। पूछ लेगा
जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, तो गैल्वेनोमीटर आप लोग देख रहे होंगे नीचे। गैल्वेनोमीटर बोला कि क्यों विक्षेप नहीं होता है, जब कुंडली तथा चुंबक, क्या बोलेगा, जब कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तो गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेपण नहीं होता। अतः इसके क्रियाकलाप को यह स्पष्ट की कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है। क्या करती है, एक प्रेरित विद्युत विभवांतर उत्पन्न करती है। कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिसके कारण परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। गैल्वेनोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना आप लोगों को। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक भी शून्य होगा। पैमाने के मध्य में पर रहता है कि यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, विद्युत धारा की दिशा पे निर्भर करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या बोलागा, उसका धारा की उपस्थिति बताता है और दिशा भी बताता है। उसके बाद आगे क्या बोला है, आगे आप लोग को मैकल फैराडे के जीवन काल के बारे में बताएगा। 1791 से 1867 तक जिया था। नेक्स्ट क्या देखा है, मैकल फैराडे के बारे में। मैकल फैराडे का क्या हुआ था, माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक थे। पूछ लेगा माइकल फैराडे क्या था, तो फैराडे एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अपने जीवन के आरंभिक काल में इन्होंने जिल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। फैराडे जिल्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। बताओ इसका मेहनत देखो दोस्तों, कैसे मेहनत, अपना से पढ़ाई भी नहीं किया, दुकान पे आता था, बुक रहता था, उसी को पढ़ता था। बताओ, तब मेहनत करने के बाद यह लोग आगे बढ़ता है। आजकल ये मत सोचना कि मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाता है लोग, ये नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके घर पैसा है फिर भी मेहनत करता है, और जिसके घर पैसा नहीं है उसको लगता है मेहनत करता है, लेकिन वो कम मेहनत करता है। इतना जान लो, इतना जब समझ आ जाए कि हम कम मेहनत कर रहे हैं तो आप जल्द सक्सेस हो जाएगा, आपसे ज़्यादा कोई और मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशनल भी हो जाए, मोटिवेट हो जाए आप लोग। दोस्तों का अध्ययन किया करते थे, इससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। विज्ञान में क्या हो गया, रुचि उत्पन्न। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर के हम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्या सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यान नोट्स तैयार किए और उन्हें डेवी के पास भेज दिया। उसी का नोट्स तैयार किया, उसी के पास भेज दिया। तो समझो इतना मेहनत किया। फ्राइडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम से मिली था। क्या किया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित है। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इस प्रकार के सम्मानों का ठुकरा दिया। फ्राइडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। अब आगे चलते हैं। आगे भी वही फिगर है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि कुंडली वन में जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, कहाँ होता है, कुंडली वन में। उसके बाद नेक्स्ट, कुंडली वन में विद्युत धारा पर परिवर्तित करने पर कुंडली टू में विद्युत धारा पर प्रेरित होती है। यदि वन में प्रेरित करने पर नहीं धारा गया तो क्या कुंडली में टू में प्रेरित होती है। उसके बाद बैटरी से कुंडली वन को विक्षेपित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि विद्युत धारा आरंभ तथा अथवा समाप्त है तो कुंडली टू में एक विभवांतर प्रेरित होता है, जो कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली टू को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इसे संबंध में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है।
व्यवहार में हम किसी कुंडली को प्रेरित विद्युत धारा का वो तो उसे व्यवहार हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का तो आगे क्या बोला गया है देखिए। तो ये हो गया फ्राइडे के किसी भी सामान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है आप लोग को देख लीजिए नेक्स्ट में। तो थोड़ा यही है आप लोग को फिगर के बारे में यहाँ भी बताया गया। कुंडली 1 कुंडली 2 के जैसे कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यदि कुंडली 1 में धारा को क्या कर रहा है, कुंडली 1 में जो कि धारा को परिवर्तित करने पर कुंडली 1 में यदि धारा परिवर्तित कर रहा है तो कुंडली 2 में विद्युत धारा भी प्रेरित होती है। तो यही फिगर में समझाया गया दोस्तों। तो आप इसको पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो जो कि 50 से 100 फेरों में दिखाया गया था। आप लोग इसको पढ़िएगा सब समझ आइए। जैसे कुंडली 1 की जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, तो जिसमें फेरों की संख्या अधिक होगा उसमें ही आप लोग को ज़्यादा कार्य करेगा। तो यही बात बताया है कि श्रेणीक्रम में बैटरी तथा पलक कुंजी से संयोजित कीजिए। एन कुंडली 2 को भी चित्र रचना में दर्शाया गया है अनुसार गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। यानी इसमें क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर कैसा लगा था जी, तो यहाँ से क्या मालूम चलेगा गैल्वेनोमीटर से कि इसमें करंट पार हो रहा है कि नहीं पार हो रहा है, तो आपको मालूम चलेगा। उसके बाद बोला है कुंजी को पलक में लगाइए, गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण कीजिए, क्या इसकी सुई को कोई विक्षेप दर्शाती है। तो यह देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति शीघ्र वापस सुई पर आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होने से सूचित करता है, यानी विद्युत धारा उसमें उत्पन्न हो रहा है, यही को सूचित करता है। तो आप लोग इस लाइन को पढ़ सकते हैं अपने से वीडियो रोक के। तो थोड़ा मैं चलते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा गया, जैसे बैटरी से कुंडली 1 को संयोजित कीजिए। बैटरी 1 में क्या था, तो उसमें क्या कुंडली 1 में बैटरी लगा हुआ है। तो यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रभावित होती है, परंतु इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। क्या होता है, इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इस क्रियाकलाप में हम यह प्रक्षेपण करते हैं कि जैसे कुंडली 1 में विद्युत धारा अस्थायी होती है। कुंडली 2 से संयोजित गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। यदि कुंडली 1 में विद्युत धारा अस्थायी होती है तो कुंडली 2 में कोई भी गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा। और उसके आगे बोला गया कि इन परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कभी कुंडली 1 में प्रभावित विद्युत धारा का परिणाम में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है, तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है। जब भी कुंडली 1 में आप लोग को जैसे ही कुंडली 1 में आप लोग धारा प्रवाहित करते हैं उसमें परिमाण में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली 2 में क्या होता है, विभवांतर उसका जो कि विभव है प्रेरित होता है। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, कुंडली 2 को द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो ये सिंपल है, समझने की चीज़ है। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो इसे संबंध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी परिवर्तित हो जाती है। जो भी द्वितीय कुंडली है उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होती है। अतः द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के कारण होता है। द्वितीय क्षेत्र में द्वितीय कुंडली में क्या है, उसमें चुंबक लगा, उसी से विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होता है, यही बोला गया है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या बोला, विद्युत चुंबकीय परिभाषा याद रखना है आप लोग को, परिभाषा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एनसीईआरटी में हर पॉइंट को पूछा जाता है। तो ये आप मत समझ के पढ़िएगा कि ये बेकार पॉइंट है तो इसे नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में हर वर्ड जो आप लोग लिखा हुआ है ना, तो हर वर्ड उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बना भी है। तो हर वर्ड उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। तो आप लोग वो क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, उसको आप ध्यान से देखते जाइए। तो जैसे वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जैसे दोस्तों आप लोग बोलते हैं पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा, मान लीजिए चैप्टर खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद मैं वीडियो टेलीग्राम पे दे दूंगा। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है
कुंदन इंडियन रेलवे के नाम से आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप लोग वहाँ जाके जुड़ जाइए। जैसे ही वीडियो हम लोग को आप लोग अपलोड कर देते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे जितने वीडियो में ख़त्म होता है, तो जैसे चैप्टर ख़त्म होगा आप लोग को टेलीग्राम पे PDF डाल दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इसी कारण आज मुझे याद आया तो बता दिए। जैसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है। जैसे कि दक्षिण हस्त नियम क्या बताता है, आप लोग पीछे पढ़े भी होंगे। पीछे आप लोग बायां हस्त का नियम पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या है, दायां हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम क्या है, जैसे आप लोग देखिए, आपको आगे भी बताया गया होगा, लेकिन फिगर यहाँ दिया गया है तो फिगर से अभी थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को, फिर आगे आप लोग को इसका परिभाषा मिलेगा। जैसे क्या है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, क्या है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का दक्षिण ये क्या, अंगूठा हो गया। अंगूठा क्या, चालक की गति या गति की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा क्या दर्शाता है, चालक की गति या गति की दिशा को दर्शाता है। ये क्या है, तर्जनी। ये क्या है, तर्जनी। ये क्या है, तर्जनी। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये क्या है आप लोग को, ये क्या हो गया, ये मध्यमा हो गया। मध्यमा क्या दर्शाता है, तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विद्युत धारा को दर्शाता है। इसको भी आप सूचित कर सकते हैं। ये वहाँ पे तब बाएं हाथ का नियम में क्या था, FBI था, FBI जो कि इसी तरह था। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, F के जगह आप लोग चालक की गति या गति की दिशा को याद रखना है सिर्फ अंगूठा में। अब B से चुंबकीय क्षेत्र, तो ये ट्रिक लगे गया। B से चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, I से करंट मान लीजिए, तो FBI हो गया। तो अंगूठा में सिर्फ याद रखना है, वहाँ पे बल की दिशा था, यहाँ पे आप लोग चालक की गति या गति की दिशा दोनों मार सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कंफ्यूज करता है बायां हस्त का नियम और दक्षिण हस्त का नियम। तो इसको एकदम आप लोग को याद कर लेना है पॉइंट के साथ। जैसे NCERT बुक आप लोग ले लीजिएगा ना, तो मुझे जब ग्रुप D का एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें एक लाइन याद था हम लोग को। ये कहाँ पे कोई भी वर्ड बताते हैं ना, पूरा किताब लेके कहीं से भी आप ये मुझे पूछ लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ लिखा है, तो हमें पेज नंबर सही तो बता भी देते हैं कि किस जगह पे लिखा गया है। तो इस तरह तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों, तब कुछ होगा जाकर आप लोग को। तो मैं अपना बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस तरह किए थे, थोड़ा आप लोग को मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन के लिए आप लोग को ये बता रहा हूँ। तो इसको 5 बार कम से कम पूछा था, देखिए मैं लिख भी दिया था। तो इसी कारण मैं लिखता था, आप लोग मोटिवेट भी होइएगा। जैसे बुक का भी निकालें तो आप लोग को ध्यान नहीं रहता, तो ई रंग निकालें तो ऐसे में देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया 5 बार, तो ध्यान में आएगा इस साल 5 बार पूछा है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय। देखिए 5 बार पूछा है प्रेरण के बारे में, गलत है या सही है, तो आप लोग को याद रखिए। तो इसका दक्षिण फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किस पे आधारित है, ये धारा पे आधारित। और धारा क्या करता है, जनरेटर। जनरेटर जैसे स्टार्ट ट्रिक मान लीजिए, दायां हाथ से क्या स्टार्ट होता है, जनरेटर। तो इसी कारण ये जनरेटर पे काम करता है। क्या करता है, जनरेटर पे। तो ये आप लोग दक्षिण हस्त नियम याद रखिएगा। जनरेटर से दायां हाथ से ही हम जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं, बायां हाथ से तो उतना बल मिलता नहीं, तो इसी कारण याद रखिएगा जनरेटर से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद आप लोग का दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ किसकी ओर काम करता है, देखिए दक्षिण हस्त नियम का देखिए ऑप्शन इसी तरह दे देगा। इसी कारण अभी मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे फ्लेमिंग के बायां हस्त में बल था, यहाँ पे बल नहीं है। तो बल आप लोग को याद नहीं रखना, चालक की गति या गति की दिशा। जैसे क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ था, देखिए दक्षिण हस्त नियम अंगुष्ठ किसकी ओर, जगह अंगूठा था, अंगूठा किसकी ओर दर्शाता है। देखिए चालक की गति और बल भी ऑप्शन है, तो बल नहीं मारना है, चालक की गति। आप लोग यदि इसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो पक्का बल मार के आइएगा, हम बोलते हैं। जो भी स्टूडेंट देखिएगा कि 100% में ये 80 को लड़के गलती करके आएगा। जो अच्छे से पढ़ा रहेगा 20% ही लड़का ये सही मार के आएगा, जिसे ऑप्शन दिया रहेगा। तो नहीं तो हम ही अभी यदि पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, तो देखिए कितना लड़का ये क्वेश्चन गलती मारेगा। तो देखिए मैं 1-2 दिन में ये क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, वहाँ तो कौन कौन सही मारते हैं। दक्षिण हस्त नियम अंगूठा किसकी ओर दर्शाता है, चालक की गति और बल भी देंगे ऑप्शन था, ज़्यादातर बल लोग स्टूडेंट मारेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को
परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। उसके आगे बोला गया कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, क्या होती है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा की लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। अधिकतम पूछेगा कैसे होगा, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर होगा। जिस तरह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा उसी तरह कुंडली की गति की दिशा भी होना चाहिए, और दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा क्या होगा, अधिकतम होगी लंबवत होने के बाद। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिना हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे को परस्पर लंबवत हो। ये हमेशा याद रखना, तीनों क्या होता है, लंबवत हो। यदि तर्जनी वही बताए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि अभी दक्षिण हस्त नियम था, सिर्फ फिगर पीछे बनाया था और इसका परिभाषा आगे दिया है। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग दक्षिण हस्त के नियम के बारे में दिया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करते हैं अंगूठा चालक की गति की दिशा, भी जो दक्षिण हस्त के नियम पढ़े थे, की ओर संकेत करता मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। इस सरल नियम को फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। तो यही क्वेश्चन था, देखिए फिगर सिर्फ यहाँ बना दिया गया, देखिए सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आगे क्या है, विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ना आप लोग को। तो क्या चीज़ के पढ़ना, विद्युत जनित्र के बारे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। क्या होगा, विद्युत जनित्र पूछेगा किस पे आधारित है। 2022 में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी कारण मैं इसको टिक कर दिया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है। पूछेगा विद्युत जनित्र किस पे आधारित है, क्वेश्चन पूछ लेता है तो विद्युत प्रेरण की परिघटना पे आधारित है। विद्युत जनित्र विद्युत प्रेरण की परिघटना पे आधारित है। जिन प्रयोगों का हमने ऊपर अध्ययन किया उनसे उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिणाम प्रायः बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिणाम की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसके आगे बाद लिखा गया, यह फिगर के बारे में लिखा गया था। आप थोड़ा डिटेल में रोक के पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आप लोग को ज़्यादा समझ आ जाएगा। जहाँ भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ भी उसी तरह लिखा गया तो थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आगे क्या लिखा गया है, जैसे अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी क्या कहते हैं, एसी की परिभाषा क्या है, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल में, ऐसी विद्युत धारा कि जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती, क्या बोलता है इसको, अपनी दिशा में परिवर्तन यदि कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। और कोई बात का विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित यानी एसी जनित्र कहते हैं। जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं, यानी एसी जनित्र कहते हैं। अब डीसी के बारे में, दिष्ट धारा का आ गया। अब क्या आ गया, दिष्ट धारा के बारे में। तो दोनों कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। दिष्ट धारा अर्थात डीसी जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके बोलेगा समय के साथ दिशा में परिवर्तन होता है उसको एसी है। जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता उसको डीसी। इसको सिंपल याद रखना है। कभी कभी आप लोग को एसी और डीसी में अंतर पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे आप लोग को समझ के आप लोग को मार लेना है क्वेश्चन। उसके बाद बोलेगा प्राप्त करने के लिए विभक्त विलय प्रकार के दूर परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रूस सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। इसी कारण वलय के बारे में द्वि परिवर्तक के बारे में बोला गया कि साथ निश्चित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जनित्र को दिष्ट धारा यानी डीसी जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी जनित्र कहते हैं। उसके बाद डीसी के बारे में, डीसी धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर। देखिए अंतर पूछ लिया है ना, यही बोल रहा था कि डीसी और एसी के बीच अंतर क्या है। डीसी धारा सदैव एक ही दिशा में परिवर्तित होती है। अंतर लिख लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी धारा क्या होगा, एक ही दिशा में प्रभावित होती है, जबकि एसी धारा क्या होता है, एक निश्चित काल
यानी समय के अनुसार यानी निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है, यानी बदलती रहती है। कौन? AC, लेकिन DC एक ही दिशा में रहता हमेशा। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। क्या होता है? AC का उत्पादन। जितना भी आजकल आप लोग को विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित हो रहा है जिसमें धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। तो ये क्वेश्चन भी डाटा के साथ पूछ लेगा। भारत में पूछेगा उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पूछ लगेगा कि आप लोग को करेंट है, तो करेंट नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन रहता है। इस तरह विद्युत धारा पर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। एकदम पूछता ही क्वेश्चन है, कितना होता है AC का प्रत्यावर्ती धारा और उसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। DC की तुलना में AC एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति का सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रसारित किया जा सकता है। तो ये आप लोग 50 हर्ट्ज याद रखिएगा। 50 हर्ट्ज पूछ लेता है आप लोगों को क्वेश्चन। तो AC की आवृत्ति पूछ लेगा कितना होता है AC की आवृत्ति, तो 50 हर्ट्ज होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC की आवृत्ति कितना होता है? फ्रीक्वेंसी हम लोग को 50 हर्ट्ज होता है। उसके बाद विद्युत जनित का सिद्धांत पूछा गया। जिस धारा के कुछ स्रोतों का नाम लिखे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम लिखे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जैसे पूछ ले। AC द्वारा 1 सेकंड में कितनी बार दिशा बदलता था? 100 बार दिशा बदलता। उसके बाद आगे चलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू जैसे कि घर में हम लोग का विद्युत आया है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आप लोगों को क्या बोला गया है। थोड़ा ज़्यादा जूम नहीं करते, नहीं तो कट जाता है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोग को फिर कट जाता है, तो आप ये लोग बोलते हैं कि जूम नहीं करेंगे। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ इम्पोर्टेंट। जैसे हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जैसे मेंस भी कहते हैं से प्राप्त करते हैं। यह मुख्य तार या धरती पे या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, ये क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा। जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसको विद्युतमय तार कहते हैं। पूछ लेता है इस तरह क्वेश्चन। जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो भी उसको विद्युतमय तार कहते हैं अथवा धनात्मक तार कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक तार कहते हैं। ऐसे भी आप लोग रेड को धनात्मक तार घर में भी कहते हैं, लेकिन आगे चलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। एन तार जिस पर काला आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? उदासीन तार। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार। तो आप लोग इतना तो मालूम हो, काला तार को क्या कहते हैं? उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच कितना होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितना होता है? क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। घरों में कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो आप लोग को याद रखना है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हैं। एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हैं। वे घर के लाइन तारों में संयोजित किया जाता है। घर पृथक परिपथ में विद्युत आपूर्ति करते हुए प्राय घरों में 2 पृथक परिपथ में होते हैं। एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुपातक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों जैसे गीजर, वायु शीतत्र, कूलर, ये क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम्पल में। जैसे 2 पृथक परिपथ होते हैं। एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुपातक के लिए जिसका उपयोग कहाँ होता है? उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, वायु शीतृत, कूलर यानी एयर कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुपातक के लिए होता है। क्या होता है? 5 एम्पीयर होता है, जिसमें बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा कहाँ होता है? विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। क्या होता है? उपाय के बारे में किया जाता है धातु के बारे में। जैसे बताया कि कैसे आप लोगों को वितरण होता है। वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं। समान घरेलू विद्युत परिपथ में से एक परिपथ का व्यवस्था आरेख।
क्या होगा, एक व्यवस्था आ रहा है रेख 220 वोल्ट कैसे आए, देखिए भू संपर्क तार इसको रखा गया भी, फिर उसके बाद विद्युतमय तार रखा गया, उदासीन तार रखा गया है, इस तरह करके इसको बोला। जैसे विद्युत प्रदाय बोर्ड की फ्यूज होगा, फिर विद्युत मापी कहते हैं वितरण। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को टाइम अभी कितना हो गया, देखिए 12 बज के कितना हो गया, देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 12:18। तो आप लोग बोलते हैं वीडियो क्यों नहीं लाते हैं जल्दी, तो जितना भी जब भी टाइम मिलता है हम वीडियो आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। 12:18 रात हो रहा है दोस्तों, और नींद भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कहीं नींद आ जाए तो ऐसे तो नींद नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत नींद आ रहा है। तो रात में बना रहे हैं वीडियो, आप लोग बोलते हैं कि जल्दी अपलोड नहीं करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हो कि आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। मैं हमेशा कोशिश में रहता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे विद्युत प्रदाय बोर्ड के फ्यूज हो गया, विद्युत मापी ये हो गया, फिर वितरण बक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे हैं। इसमें क्या लगा है, फ्यूज लगा हुआ है सबके लिए, तो यहाँ से कंट्रोल होता। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा गया 220 वोल्ट आया, उसके बाद ये आया ये आया ये आया, तो इस तरह करके यहाँ पे बताया गया। आगे चलते हैं कि जैसे क्या लिखा गया कि आवरण से संयुक्त भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संधारित्र तात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होने पर उस साधित का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित का उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है, आघात से सुरक्षित बचा रहता है। क्या करता है, सुरक्षित बचा रहता है। उसके बाद बोले समान घरेलू विद्युत परिपथ में किसी एक परिपथ की व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत साधित्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संधारित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है, ताकि इच्छानुसार उनमें कुछ विद्युत धारा प्रवाहित कराएगी। उसके बाद जा सके सभी संधारित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पाठ्यक्रम समानता संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, समानता में किया जाता है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। जैसे विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथ का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, जिसमें अध्याय अनुभाग 12.7 में देखिए हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अतिभारमन के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, दो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो साधित की दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे लघुपतन कहते हैं। लघुपतन भी याद रखिएगा। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसी लघुपतन को पहले थोड़ा नींद आने लगा दोस्तों, सॉरी इसके लिए। आगे चलते हैं, फिर आगे कहाँ तक पढ़ाए थे। फिर ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे लघुपतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापमान फ्यूज को पिघला देता है। जूल तापमान क्या करता है, फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना बस होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभ्रमण हो सकता है। कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित की संयोजित करने से भी अतिभ्रमण हो जाता है। अतिभ्रमण क्या हो जाता है, तो लघुपतन याद कर लीजिएगा। अचानक धारा बढ़ जाने से क्या होता है, लघुपतन हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे क्या लिखा गया है।
अब ख़त्म हो गया चैप्टर दोस्तों। चलो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आपने क्या सीखा अभी तक, क्या क्या पढ़े थे कि द्विसूक्षी एक छोटा चुम्बक होता है, इसका एक सिरा से उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर कहलाता है, उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो सिंपल है। उसके बाद किसी चुम्बक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र होता है जिसमें एक चुम्बक के बल का संयोजन किया जा सकता है। तो ये तो अभी बताए थे। किसी चुम्बक क्षेत्र के निरूपण के लिए चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं का उपयोग किया जाता है। चुम्बकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई कल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुम्बकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रख उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहाँ चुम्बकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को निकट दिखाई जाती है। क्षेत्र रेखा एक दूसरे को निकट दिखाई जाती है। किसी विद्युत धारावाही तार के चुम्बकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनका दिशा दक्षिण हस्तांगुष्ठ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। दक्षिण हस्त का नियम आप लोग पढ़े ही था अभी। उसके बाद कि कोई विद्युत धारावाही चालक चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित विद्युत मोटर कैसा है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये तो पीछे पढ़े थे कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित पूछ लगा क्या करता है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। उसके बाद हम अपने प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति को 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हो जाती है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित पूछेगा। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर करता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र जो उसको क्या करना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। हम अपने घेरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करने हैं जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति। एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है जिसे विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर जैसे निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो कौन सा करता है, जो कि डी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार का है। जो कि इस तरह क्वेश्चन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुम्बकीय के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को अभी पढ़ रहे थे, जनित्र बोलते हैं, जो कि जनरेटर हो गया जनित्र। नेक्स्ट में चलते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुम्बक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुम्बक होता है। डीसी जनित्र उच्च तो क्वेश्चन आंसर देख लिए होंगे, देख लीजिए फटाफट। 6 नंबर तक ये क्वेश्चन आंसर इसका था, तो आप लोग देख लिए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं लगता है। कमेंट बॉक्स में पिछला बार भी कमेंट किए थे तो कमेंट बॉक्स छोड़ दिए थे, और फिर आप लोग को थोड़ा आराम से तो यहाँ तक हो गया था। देख लीजिए पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए थोड़ा थोड़ा करके। तो आप लोग क्या बोलते हैं, देखिए चैप्टर 13 हो गया विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। तो आगे हो जाएगा इसका, तो जम के तैयारी करो दोस्तों। आप लोग को मालूम ही होगा कि एलपी का भी वैकेंसी बढ़ गया है।
टेक्नीशियन का भी बढ़ने वाला है। ग्रुप डी का तो 1 लाख पद आने वाला है। तो 1 लाख नहीं आएगा तो फिर भी मैं बताऊँ अंदर की बात, जो कि सीट जितना भी खाली है, सीट बहुत खाली है। अंदर की बात आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें से आप लोगों को 50,000 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो बढ़ा रहा है ना, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ऐसे बढ़ा रहा है। उसको मोटिवेशन आप लोग बना के रखिए, क्योंकि आप पहले 1 साल बोला था, अब 3 साल 4 साल 5 साल लगा देगा। तो आप लोग को ये चैप्टर समाप्त हुआ 13 दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। साइंस क्लास इस तरह स्टार्ट रखें कि नहीं 9th स्टार्ट कर दें। तो आप लोग वीडियो उसके दोस्तों से शेयर कीजिए, आप वीडियो भी देखिए थोड़ा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम प्लेलिस्ट का जितना भी साइंस का क्वेश्चन अब तक पढ़ा दिए हैं उसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा उसको मंगा के। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।